उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। राजभाषा वह है जिसमें किसी भी देश की सरकार का कामकाज चलता है। भारत में पिछले कई दशकों से अंग्रेजी ही राजभाषा रही है और सरकार के सारे कामकाज अंग्रेजी में ही चलाए जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेताओं का यह विचार रहा कि भारत विदेशी भाषा अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। जब देश अपना हो गया तो उसकी राजभाषा भी अपनी ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का मत था कि भारत में हिंदी बहुमत से बोली और समझी जाती है, इसलिए हिंदी ही राजभाषा बन सकती है। भारत सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया। इसके अनुसार सरकार के सभी काम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किए जाने लगे। सरकार के मंत्रालयों और कार्यालयों में इसका पालन होने लगा। अब देखेंगे बैंकों में हिंदी का प्रयोग कब से और क्यों होने लगा। बैंक का सबसे प्रमुख कार्य जनता की धनराशि को संभाल के रखना और आवश्यकता पर ऋण आदि देकर जनता की सेवा करना है। लेकिन आमतौर पर अमीर लोग ही बैंकों के हिस्सेदार थे और जब कभी उन्हें या उनकी जान पहचान वालों को उद्योग धंधों के लिए अधिक रकम की आवश्यकता पड़ती तो बैंकों से लाखों करोड़ों रुपयों में ऋण ले लिया करते थे। सरकार ने अनुभव किया कि बैंकों में जमा धनराशि का सही उपयोग तभी हो सकता है जबकि वह धन चुने हुए कुछ व्यक्तियों के बीच न बांटा जाकर जनता के एक ऐसे क्षेत्र में वितरित किया जाए जो अमीर नहीं है, लेकिन जिनके पास छोटे मोटे धंधे हैं, छोटी सी जमीन है पर उसे बढ़ाने के साधन नहीं हैं। जब तक बैंक हिस्सेदारों के अधीन रहेंगे तब तक सरकार की यह नीति सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए सरकार ने 2 करोड़ से अधिक जमा राशियां जिन बैंकों में हैं उन्हें राष्ट्रीयकृत करने का निश्चय किया। इसके परिणाम स्वरूप 1969 जुलाई के दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तब से इन बैंकों में आम जनता, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की अधिकाधिक वित्तीय सहायता पर जोर दिया जाने लगा। राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकों की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली जाने लगीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब बैंक का प्रमुख काम आम जनता की मांग की पूर्ति है तो बैंकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे जनता की भाषा में ही काम करने लगें। भारत में अधिकांश राज्यों में हिंदी
बोली जाती है। इस जगह पर कहना आवश्यक है कि सरकार ने भारत के समस्त राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर 3 भागों में बांटा, यथा बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र कहलाए गए गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र खे क्षेत्र कहलाए गए और बाकी राज्य गे क्षेत्र में आए। इस विभाजन का आधार राजभाषा अधिनियम 1976 है, जिसके अनुसार के क्षेत्र में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एक मंत्रालय या कार्यालय और दूसरे मंत्रालय या कार्यालय के बीच पत्राचार हिंदी में किया जाए। खे क्षेत्र में यह 100% न हो करके कुछ काम कम होगा और गे क्षेत्र में उससे भी कम। हाँ, तो हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे। जब बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाने लगी तो बैंक के कामकाज को भी उसी भाषा में चलाना आवश्यक हो गया। जहां ग्राहक बैंकों के पास ऋण लेने आया करते थे, वहां सरकार के बैंक ऐसे लोगों की खोज में जाने लगे जिन्हें धन की आवश्यकता थी। ग्रामीण लोगों के लिए उनकी भाषा में छपे फार्म, उन्हीं की भाषा में जमा और ऋण योजनाओं के बारे में फोल्डर आदि दिया जाना राष्ट्रीय आवश्यकता हो गई। राज्य सरकार भी चाहने लगी कि स्थानीय भाषा में अधिक काम हो। राष्ट्रीयकृत हो जाने के बाद बैंकों ने पहले अपने अपने केंद्रीय कार्यालयों में और के क्षेत्र में स्थित अपने स्थानीय, क्षेत्रीय व आंचलिक कार्यालयों में हिंदी कक्ष की स्थापना की। हर क्षेत्र में एक हिंदी अधिकारी और हिंदी स्टेनो व टंकक की नियुक्ति की गई। प्रत्येक कार्यालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई, जिसकी बैठकें हर तिमाही को बुलाई जानी थीं। बैंकों का पहला कदम था ग्राहकों के काम आने वाले खाता खोलने के आवेदन पत्र, चालान, पासबुक आदि को हिंदी में बनवाया जाए। चूंकि भारत एक बहुभाषी देश है, फार्म आदि केवल हिंदी में नहीं बनाए जा सकते थे, इसलिए हर कदम पर हर क्षेत्र में द्विभाषिकता, त्रिभाषिकता पर जोर दिया जाने लगा, जो बहुत आवश्यक था। महात्मा गांधी ने कहा है कि महानतम सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वह ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति ही ईश्वर के सबसे अधिक निकट रहता है। ईश्वर उसके निर्मल और निर्दोष हृदय रूपी मंदिर में निवास भी करते हैं।